सांसदों की इतनी कम सैलरी 50,000 मुश्किल से है, इसलिए जो उसको कमेटी ने रेकमेंड किया, तो सांसद लोग कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए। ये तो बहुत ही कम है। किस तरह का खर्चा सांसद दिल्ली में रहते हैं, इतना खर्चा होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी से उनके लोग आते हैं, उनका देखना मतलब इतना खर्चा सांसदों को होता है। वो भी इंसान है। आप अफसरों की तनख्वाह 2.5-3 लाख कर रहे हैं और सांसदों कहते हैं हजारों में रहो। एमपी की सैलरी के बारे में आप ये ना छोड़िए, एमपी लोग खुद बैठकर तय करेंगे उनकी सैलरी क्या होगी, ये बिल्कुल गलत हो। कैबिनेट सेक्रेटरी का जो तनख्वाह जो होता है उससे 1 रुपया ज़्यादा अब एमपी का रखिए, तब बढ़ाने की बात कुछ आती नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जब भी वो बढ़ती है वो सैलरी, उसके आधार पर ये भी बढ़ेगी। बहुत से ऐसे एमपी, माननीय एमपी हैं, सांसद हैं, जिनका और कोई साधन नहीं होता है, तो आज 3 इस्टेब्लिशमेंट रखने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो अच्छा रहेगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बढ़नी चाहिए। सांसद का पैसा है या क्षेत्रीय मद का जो पैसा है जो हम लोगों को विकास के लिए मिलता है, ये बिल्कुल ही कम है। क्योंकि हर स्टेट में जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका सैलरी भी ज़्यादा है और उनका विकास मद भी ज़्यादा है। सारे गरीब सांसद अपनी सैलरी के बारे में बात कर रहे थे। मौजूदा लोकसभा में 442 सांसद करोड़पति बताए जाते हैं। एक सांसद की संपत्ति 683 करोड़ है। एक सांसद ऐसे भी मिले जिनकी संपत्ति के आगे 34,000 रुपया सिर्फ लिखा हुआ है। यह खुशी की बात है कि गरीबी की बात करते करते हमारे नेता संसद में गरीब नहीं रहे। राज्यसभा में इसी जून में 57 नए सदस्य आए। इनमें से 55 करोड़पति हैं। जो सबसे अमीर सांसद है उनकी संपत्ति सिर्फ 252 करोड़ की है। यह सब तो है, लेकिन क्या इस आधार पर सांसदों का वेतन तय होना चाहिए या हो सकता है? अगर होना चाहिए तो फिर जो गरीब और साधारण सांसद हैं उनके लिए क्या अलग से वेतन तय होना चाहिए? हमारे सांसद आपकी और सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अधिक वेतन की जरूरत है। सरकार उनकी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए रेल से लेकर हवाई किराया भत्ता तमाम देती है। फिर भी एक सांसद की जरूरत को समझने के लिए हमें उसकी भूमिका के बारे में भी ठीक से समझना चाहिए, जो हम कई बार नहीं जानते कि एक सांसद को क्या क्या करना पड़ता है। जिस लोकसभा में 100 हफ्ते में 100 कानून बना देने का दावा किया गया, उसी लोकसभा से हमारे सांसद अपने वेतन वृद्धि का कानून पास नहीं करवा पा रहे हैं। उनसे पहले दिल्ली के विधायकों ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, मगर केंद्र से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। नतीजा, दिल्ली वाले विधायकों को पुराना वेतन ही मिल रहा है। तेलंगाना के विधायकों ने अपनी सैलरी खूब बढ़िया से बढ़ाई है और अपने बारे में अच्छी तरह से सोचा और विधायकों की सैलरी 2.5 लाख तक की कर ली। महाराष्ट्र में भी विधायकों की सैलरी अब 75,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपए तक हो गई है। जब नए सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं है तो पूछिए ना अपने विधायकों और सांसदों से कि वो कैसे पेंशन ले रहे हैं और खुद अपने पेंशन को कैसे बढ़ा रहे हैं। यह सवाल हर कर्मचारी को अपने प्रतिनिधि से पूछना चाहिए। बुधवार को सांसद अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के पास गए। पीएम ने उन्हें खर्चे कम करने की नसीहत दी। वो खुद भी बहुत कम खर्चा करते हैं। जब उन्हीं की पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में इस नीति पर अमल नहीं करती है और सैलरी बढ़ा लेती है, तो वे नसीहत सांसदों को कैसे दे रहे हैं कि आप अपने खर्चे कम कर लो, सैलरी बढ़ाने की शायद जरूरत नहीं है। या तो कहीं सैलरी ना बढ़े या हर जगह बढ़े, मगर प्रधानमंत्री की इस बात में दम है कि सांसदों को अपनी सैलरी खुद नहीं बढ़ानी चाहिए। कोई कमेटी हो, वो अलग से फैसला करे और तय करे। इस बीच सरकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन बढ़ाने के लिए बिल लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के बाद वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से थोड़ी ज्यादा हो गई है। थोड़ा वो संतुलन बनाने के लिए हमारे साथ रंजीत रंजन है, कांग्रेस सांसद हैं। रंजीत, हमारे दर्शकों को आप ये जागृत कीजिए कि क्यों आपकी सैलरी कम पड़ रही है और क्यों आपको एक सांसद के नाते अधिक सैलरी की जरूरत है। देखिए, अभी आप कह रहे थे तो मैं सुन रही थी कि लोकसभा में 482 सांसद करोड़पति हैं और लगभग 55 राज्यसभा में करोड़पति हैं, नए वाले। हाँ, देखिए, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि क्या रीजन है कि ये जो करोड़पति और अरबपति सांसद है वही राज्यसभा और लोकसभा में आ रहे हैं? मेरे ख्याल से आंसर भी इसी में है कि यही वजह है कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और आज जो सांसदों की सैलरी है, कि एक गरीब सांसद जो जेन्युइनली जो गांव में लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और एज अ सोशल वर्क पॉलिटिक्स को लेना चाहता है, उनके लिए अब पॉलिटिक्स में आना, लोकसभा में आना, राज्यसभा का एमपी बनना,
ये कोई छोटी बात या छुपी हुई बात नहीं है नहीं, कि बहुत नहीं। सारे राज्यसभा के सदस्य रंजीत जी कैसे देखिए, आते हैं। मैं आपकी इस मेरी बात से इत्तेफाक बोलिए। रखता हूं, लेकिन चुनाव का खर्चा महंगा हुआ, पार्टियां उद्योगपतियों की जेब में जाकर बैठ गई हैं, उनसे सैलरी, उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ रही हैं। ये पहलू आप नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि क्यों चाहिए आपको ज्यादा सैलरी। मैं इसके बहाने, इस सवाल के बहाने मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक जाने कि एक सांसद के रूप में आप क्या काम करती हैं कि आपको ज्यादा सैलरी की जरूरत है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि आपको बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, फोन से लेकर हवाई जहाज तक। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सांसद को जो सैलरी मिलती है इस बार जो 2010 में बढ़ी 1,09,000 है, जिसमें 50,000 आपकी सैलरी होती है, बाकी आपके भत्ते वगैरह होते हैं, टीएडीए होता है, प्लस आपको 34 प्लेन की टिकटें मिलती हैं, टेलीफोन 1.5 लाख के करीब साल का मिलता है आपको, साल का मिलता है, और प्लस आपको रेसिडेंस मिलता है दिल्ली में। अच्छा, ये तो हो गई जो आप लोगों को दिखता है। हम पार्लियामेंट जाते हैं, फिर क्षेत्र जाते हैं, फिर आपका दिल्ली में आपको घर मिलता है, पार्लियामेंट जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है वहां आपका घर नहीं होता है, आपको एक गाड़ी का भत्ता मिलता है। जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप जैसे मैं ही जाती हूँ, यहाँ से बागडोगरा जाती हूँ, बागडोगरा से 3.5 घंटे में अपने क्षेत्र पहुंचती हूँ, वहां से फिर मेरा जो एरिया है लगभग 250 किलोमीटर के रेशियो में है, उसमें मैं विजिट करती हूँ। जो हम लोग का माहौल है उस पे आप एक गाड़ी से नहीं चल सकते, एटलीस्ट आपको 2 गाड़ी चाहिए, तो वहीं पर आपका सीधा जो खर्च है डबल हो जाता है। फिर अगर आप मिनिमम 50 लोगों को भी अपने घर में चाय पिलाते हैं, 3 रुपए 5 रुपए आपकी चाय होगी। बिहार में तो कह जाते हैं कि एमपी के घर के लिए चायो नहीं पूछ लिए, तो चाय के साथ आपको एक बिस्किट भी देना है। प्लस बहुत सारे ऐसे, मैं रवीश जी आपको कहूंगी कि आप दिल्ली मेरे घर पर आइए कभी, 250 पेशेंट हमारे घर में रहते हैं, हम लोग उनके इलाज के लिए भेजते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि वो जमीन बेच के, ज्वेलरी बेच के आते हैं, तब भी इलाज नहीं करा पा रहे होते हैं। एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको वो एक नजर से देख रहे होते हैं, आशा भरी कि आप 5,000 रुपए की मदद करेंगे। आप सपोज कीजिए, पर रंजीत जी मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, मैं रोकना चाहता हूँ आपको, माफ कीजिएगा। ये आप सांसद लोग मिलके, ये जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरे देश भर में और केंद्र में, उनको पकड़ के बोलते क्यों नहीं कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक कीजिए। आपके घर जो आ रहे हैं, ये आप लोगों की भी फेलियर है कि आप उन अस्पतालों की स्थिति बेहतर नहीं करा रही हैं, तभी वो आपके संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति उतनी यात्रा करके आपके लॉन में आके पड़ा हुआ है। वो खुशी से तो नहीं पड़ा हुआ है। तो आप लोग प्रायोरिटी पे सारे अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन आप लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आपकी सरकार में भी, इनकी सरकार में भी। तो कुछ बुनियादी समस्याओं के जिम्मेदार आप लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जी आगे बताइए, क्यों चाहिए सैलरी? तो रवीश जी आपके कहने का क्या मतलब है कि हम सैलरी ना बढ़ाएं, फिलहाल हम पहले मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उसको ठीक करें? आपके कहने का ये मतलब नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों बोझ आया आपके ऊपर। दोनों रवि साहब, दोनों 2 पहलू हैं। शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने सप्लीमेंट्री में ये उठाया था, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, जो हमारा करप्शन, जो मिली भगत, जो पीएससी की हालत, जो सदर अस्पताल की हालत, एक तरफ एमपी को आप चेयरमैन बनाते हैं नेशनल हेल्थ मिशन का, दूसरी तरफ मैं खुद जाके निरीक्षण करती हूँ और देखा जाता है कि डॉक्टर सरेआम दवाई नहीं दे रहे हैं। दवाई है, बोला जा रहा है कि प्राइवेट जो क्लिनिक है उससे जाके लो। हम लोग मिनिस्टर्स को एज अ चेयरमैन लिखते हैं, मिनिस्टर का क्वेश्चन आवर में ये जवाब है कि ये स्टेट मैटर है, तो वाई वी आर चेयरमैन। तो ये आप सिर्फ सांसद को, ये पूरी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इस बात को हम लोग बिल्कुल सही तरीके से मानने के लिए तैयार है। इसीलिए बोल रही हूँ कि करप्शन को अगर कम करना है तो डॉक्टर की सैलरी, टीचर्स की सैलरी, हम लोग की सैलरी, इवन मुखिया की सैलरी आप मानदेय देते हैं 1200, और एक मुखिया 15 से 20 लाख में जीत के आता है, इसको कोई दरकिनार नहीं करेगा। जो सिनेरियो हम लोग का चल रहा है उसमें मैं कहूं कि मैं साधु हूं तो मैं वो नहीं करती, मैं ओपनली बोलती हूं कि जो चल रहा है उसमें निश्चित तौर से अगर करप्शन को कम करना है तो एमपी की सैलरी बढ़नी चाहिए, ताकि वो एमपी भी आ सके जो ये तय कर सके कि हम इतने में गुजारा कर सकेंगे और लोगों को भी। रंजीत जी, अब मैं जानना चाहता हूं कि वो ठीक है, जनसंपर्क का कार्य और जनसेवा का कार्य तो है,
पर जो विधायिका लेजिस्लेशन का जो आप काम करती हैं, उसके लिए क्या आपको पर्याप्त सुविधा मिलती है? उसके लिए क्या सपोर्ट की जरूरत है? हम ये जानना चाहते हैं। कई दर्शक लोग समझता है कि दिन भर आप लोग मीटिंग सीटिंग ही करते रहते हैं, कोई लेजिस्लेशन का, नीति निर्माण का काम नहीं करती हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से आप लोग पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से मुद्दे टीवी में दिखाते हैं। मैं आपके चैनल और आपके सब्जेक्ट की मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। अफसोस है, अनफॉर्चुनेट है कि बड़ी बारी हम लोग चैनल में बैठे होते हैं तो बोला जाता है कि भाई अमीर जी के चैनल में थी, मैं एक बार जी में थी, तो बोला है कि नहीं 10 दिन आप लोगों ने काम किया, आप पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं। एक तो रवि साहब, हम लोग अगर वेल पे जाते हैं तो वो शोर नहीं होता है। एज अ ऑपोजिशन बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जब रूलिंग पार्टी और एरोगेंस होते हुए हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो लोकतंत्र में एक ही साधन है कि हम वहां पर जाएं और अपनी बात को जोर शोर से रखें और मीडिया के माध्यम से पब्लिक को दिखा सके। बहुत उन्होंने पूछा, आपसे शोर मचा रहे थे, मैंने प्रश्न किया, आपने मेरा शोर तो देखा, वेल पे खड़े देखा, क्या आपको ये मालूम है कि उस शोर के बीच में भी हम लोगों ने 377 डाला, 08 डाला, सबमिशन डाला, सप्लीमेंट्री भी डाली, बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल डाले, बहुत सारे ऐसे काम के साथ साथ जैसे ही शुक्रवार होता है हम लोग को क्षेत्र जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं, हम लोग ऐसे एरिया से आते हैं कि बहुत सारे लोग टीवी नहीं देख रहे होते कि हम लोकसभा में उनके लिए क्या लड़ रहे हैं। उनका ये होता है कि हमारे घर आए कि नहीं, हमारे घर चाय पी कि नहीं, हमारे यहाँ हमारा चाचा की डेथ हो गई तो एमपी वहां पहुंचा कि नहीं, हमारे वर्कर के यहाँ अगर सपोज मिनिमम 400 वर्कर भी हैं, मेरे क्षेत्र में 14 ब्लॉक है, तो 400 वर्कर की उम्मीद रहती है कि मेरे घर में अगर मेरी बेटी की शादी है तो मेरे आप जाएंगे और लिफाफे में 500 रुपए हम उनको मत देते हैं। रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और दिन मैं आपसे इस लेजिस्लेशन वाले काम के मसले पर बात करूंगा। अभी आपने पूरा जवाब नहीं दिया और मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, समय कम है। पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एक एमपी के व्यवहारिक चुनौतियां क्या होती हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक ईमानदारी से ही बता रही थी कि क्या क्या दिक्कतें हैं और उन्होंने खुद को साधु नहीं कहा।